Dear students, good morning. Welcome to all of you in my online class. Students, लास्ट क्लास में हमने आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में स्टडी की थी। आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टडी करेंगे आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। देखिए, आवर्तबीजी पादप उच्च वर्ग के पादप होते हैं। वैज्ञानिकों ने पादपों को अलग अलग प्रकार के वर्गों में डिवाइड किया है। तो आवर्तबीजी पादप वर्ग जो है वो सबसे विकसित वर्ग है, सबसे विकसित पादपों का वर्ग है। तो इन पादपों का एक मुख्य लक्षण है कि इनमें पुष्प पाया जाता है, फ्लावर, ठीक है ना। पुष्प का पाया जाना, पुष्प का लगना आवर्तबीजी पादपों का मुख्य लक्षण है। फ्लावर का लगना आवर्तबीजी पादपों का मुख्य लक्षण है, ठीक है ना। तो पुष्प आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन का स्थल होता है। पुष्प क्या है? पुष्प आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लेस, लैंगिक जनन का स्थल पुष्प होता है आवर्तबीजी पादपों में, फ्लावर होता है, ठीक है। दूसरी बात, पुष्प आवर्तबीजी पादपों में रूपांतरित पर्रों है, रूपांतरित पर्रों होता है। पुष्प आवर्तबीजी पादपों में रूपांतरित पर्रों होता है। दो बात, पुष्प एक रूपांतरित पर्रों है और पुष्प आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन का स्थल है, ठीक है ना। इसलिए लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले हमें पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ना जरूरी है। पुष्प की संरचना के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पुष्प की संरचना की स्टडी के अंतर्गत यदि अपन देखें तो पुष्प के जो अंग होते हैं, पुष्प के अंगों को पुष्पीय पत्तर कहते हैं, पुष्प पत्तर या पुष्पीय पत्तर, ठीक है ना। पुष्प पत्तर दो चक्रों के रूप में विन्यासित होते हैं। पुष्प के जो अंग होते हैं ये दो चक्रों के रूप में विन्यासित होते हैं। मुख्य रूप से इनमें चार अंग होते हैं। पुष्प के अंदर पुष्पीय पत्तर जो है, पुष्पीय अंग चार प्रकार, और वो दो चक्रों के रूप में होते हैं। एक तो सहायक अंग चक्र के रूप में और एक जनन अंग चक्र के रूप में। सहायक अंग चक्र के रूप में पुष्पीय पत्तर सहायक अंग चक्र के रूप में, और दूसरा है जनन अंग चक्र के रूप में, जनन अंग चक्र के रूप में, ठीक है ना। जनन अंग चक्र के रूप में और सहायक अंग चक्र के रूप में दो चक्र होते हैं इनमें। सहायक अंग चक्र के रूप में पुष्प के अंदर दो पत्तर होते हैं, दो पुष्पीय पत्तर होते हैं। इसमें नंबर वन है, नंबर वन देखिए बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और नंबर टू होता है दलपुंज, ठीक है। यू अंडरस्टैंड? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। दूसरी बात, जनन अंग चक्र के रूप में, जनन अंग चक्र के रूप में इनमें दो जनांग होते हैं। नंबर वन पुमंग और नंबर टू जायांग, पुमंग और जायांग। अब ये पुष्प के अंदर कहाँ का, फ्लावर के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए फ्लावर की स्ट्रक्चर में, फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले देखिए ये जो तंतुनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये तंतुनुमा डंठलनुमा जो संरचना होती है फ्लावर की, सबसे नीचे वाला भाग ये तंतुनुमा, ठीक है। फ्लावर की संरचना की बात कर रहे हैं अपन कि ये अंग फ्लावर के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे नीचे की तरफ जो ये तंतुनुमा संरचना है इसको कहते हैं पुष्पवृंत, यानी पुष्पवृंत। पुष्पवृंत क्या है? पुष्प एक डंठलनुमा संरचना के द्वारा शाखा से जुड़ा रहता है। उस डंठलनुमा या तंतुनुमा संरचना को पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत के ऊपर वाला भाग, पुष्पवृंत के ऊपर वाला भाग थोड़ा फुला होता है, फुला हुआ। इस फुले हुए भाग को पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं, ठीक है ना। पुष्पासन या थैलेमस, ठीक है। यू अंडरस्टैंड?
थैलेमस। ठीक है, अब पुष्पासन के ऊपर की तरफ सहायक अंगों का चक्कर पाया जाता है, सहायक अंगों का चक्कर। पुष्पासन के ऊपर की तरफ जो पहले चक्कर होता है, पत्तीनुमा संरचनाएं होती है, संख्या में 4 या 5 तक होती है। पत्तीनुमा संरचनाएं, पर्णलीफनुमा संरचनाएं संख्या में 4 या 5 होती है। इन संरचनाओं के चक्कर को, ठीक है ना, इन पत्तीनुमा संरचनाओं के चक्कर को बाह्य दलपुंज कहते हैं, कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। इनको कहेंगे बाह्य दलपुंज, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर, कैलिक्स के ऊपर रंगीन पुष्पीय पत्रों का चक्कर, रंगीन पुष्पीय पत्रों का चक्कर पाया जाता है। उन रंगीन पुष्पीय पत्रों के चक्कर को दलपुंज कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रंगीन पुष्पीय पत्र होते हैं, ठीक है ना, इनको कहते हैं दलपुंज। कोरोला, दलपुंज या कोरोला। ठीक है, अब देखिए, पुष्पासन के ठीक ऊपर पर्णनुमा संरचनाओं के चक्कर को बाह्य दलपुंज, ठीक है, इनकी संख्या 4 या 5 तक हो सकती है। ठीक है, अब बाह्य दलपुंज की संख्या सामान्य जनरली 5 होती है, तो रंग इनका हरा होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है ना, इन सभी को कैलिक्स कहते हैं, और इनकी एक यूनिट को, 1 यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। इसकी एक यूनिट को सेपल कहते हैं, सेपल। ठीक है, और दलपुंज की एक यूनिट को, दलपुंज जो रंगीन पुष्पीय पत्र है ना, कलर्ड पुष्पीय पत्रों का जो चक्कर है, इस चक्कर को क्या कहेंगे, दलपुंज। और दलपुंज की एक यूनिट को, दलपुंज की एक इकाई को पेटल कहते हैं, पेटल। दलपुंज की एक इकाई को पेटल और बाह्य दलपुंज की एक इकाई को क्या कहेंगे, सेपल। ठीक है ना, बाह्य दलपुंज की इकाई सेपल और दलपुंज की इकाई पेटल। ठीक है, दलपुंज का देखो, दलपुंज का आकार और दलपुंज की संख्या, ठीक है, दलपुंज का आकार और दलपुंज की संख्या, यानी पेटल दल की संख्या अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है। ठीक है ना, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होती है दलपुंज की संख्या, दलों की संख्या अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होती है। ठीक है ना, अब इनके अंदर की तरफ, ठीक है, इनके अंदर की तरफ तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, तंतुनुमा संरचनाएं, तंतुनुमा अंग, जो कि जनन अंग चक्र के भाग है। ठीक है ना, अब सहायक अंग चक्र में हो गए बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब इनके अंदर की तरफ पाया जाता है जनन अंग चक्र। जनन अंग चक्र के 2 भाग हैं, 2 अंग है, पुमंग और चयान। ये पुमंग दलपुंज के अंदर की तरफ होते हैं, कोरोला के अंदर की तरफ होते हैं। एंड्रोएशियम, पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोएशियम। ये जो आपको दिखाई देते हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं तंतुनुमा, दलपुंज के अंदर की तरफ ये जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कोरोला के अंदर की तरफ, इनको कहते हैं पुमंग, पुमंग या एंड्रोएशियम, पुमंग या एंड्रोएशियम। ठीक है, और इनके अंदर की तरफ होता है जायांग। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है जायांग, इसको कहते हैं जायांग। पुमंग, एंड्रोएशियम, जायांग, गाइनोएशियम। ठीक है ना, पुमंग नर जनन अंग होता है पुष्प का, पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है, और जायांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग और मादा, नर जनन अंग कौन सा होता है, एंड्रोएशियम। मादा जनन अंग कौन सा होता है, गाइनोएशियम। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद देखिए, ये जो जनन अंग चक्र है, इनकी संरचना के बारे में अपन देखिए स्टडी करेंगे। देखना, पुमंग की यदि संरचना की बात करें अपन, तो पुमंग की संरचना में 3 भाग होते हैं। पुमंग एक तंतुनुमा संरचना है, एक तंतुनुमा भाग है जो कि कोरोला के अंदर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, इस तंतुनुमा भाग के
इस तंतुनुमा संरचना के 3 भाग होते हैं, यानी पुमंग के 3 भाग होते हैं। देखना 3 भाग। पुमंग की जो शेप है इस प्रकार की, ठीक है। ये जो नीचे तंतुनुमा शेप है इसको कहते हैं पुतंतु। क्या कहेंगे? पुतंतु, फिलामेंट। इसको फिलामेंट कहेंगे, फिलामेंट, ठीक है ना। पुतंतु या फिलामेंट, समझे। और फिलामेंट के जो ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ यहां ये जो पार्ट है इसका, ये पार्ट कहलाता है कनेक्टिव यानी योजी। इसको कहेंगे योजी, ठीक है। यू अंडरस्टैंड। योजी के ऊपर वाला जो पार्ट है ये, इसको कहते हैं परागकोश। ये है परागकोश, ये परागकोश या एंथर, एंथर पोलन सेक, ठीक है ना। योजी कनेक्टिव, परागकोश, एंथर। तो एक पुंकेसर के, देखिए पुमंग की एक इकाई पुंकेसर, पुमंग की एक इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है, ठीक है ना। तो पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश, ठीक है। फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, ये 3 पार्ट होते हैं पुंकेसर के, ठीक है ना। पुमंग की एक इकाई पुंकेसर और जायंग की एक इकाई अंडक। जायंग की एक इकाई अंडक। जायंग के भी 3 भाग होते हैं। देखना ये पुंकेसर की बात हो गई। अब बात करेंगे अपन इसके नेक्स्ट जनन अंग जायंग की। जायंग मादा जननांग है पुष्प का और पुंकेसर नर जननांग होता है पुष्प का, ठीक है। तो जायंग की संरचना में भी 3 भाग होते हैं। ये जो आपको बीच में जो सबसे अंदर की तरफ, इनर साइड में, मतलब पुमंग के अंदर की तरफ, पुमंग के अंदर की तरफ जो संरचना होती है फ्लावर में, इस संरचना को कहते हैं जायांग। इस संरचना को क्या कहेंगे? जायांग। जायांग या गाइनोइशियम। गाइनोइशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है। जायांग फ्लावर का मादा जनन होता है, मादा जनन अंग होता है, ठीक है। तो एक फ्लावर के अंदर जायांग के 3 भाग होते हैं। देखना जायांग के 3 भाग ऐसे आपको जो दिखाई दी है अंदर की तरफ, देखो फ्लावर में जायांग जो है ये जो जायांग का नीचे वाला जो पार्ट है, ये जायांग का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। जायांग का नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जायांग का अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंडाशय। ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वो अंडाशय कहलाएगा। ये अंडाशय है, मटके नुमा, ये अंडाशय। ओवरी, इसको ओवरी कहते हैं, ओवरी। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसको वर्तिकागर, वर्तिकागर, स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये जो बीच वाला ओवरी और वर्तिकागर की जो बीच वाला ये ट्यूबनुमा नलिकाकार जो भाग है, ये इस भाग को कहते हैं स्टाइल, वर्तिका यानी स्टाइल, वर्तिका। तो इस प्रकार जायांग के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ठीक है। नीचे वाला मटके नुमा जो भाग है वो अंडाशय, और उसके ऊपर वाला नलिकाकार जो भाग है वो वर्तिका, और सबसे जो शीर्ष भाग है जायांग का शीर्ष भाग, इस शीर्ष भाग को क्या कहेंगे? वर्तिकागर, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय। टोटल कितने भाग हो गए? 3 भाग, ठीक है। तो जायांग के भी 3 भाग और पुमंग में पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं फ्लावर में, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें पुमंग की, ठीक है ना। लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं अपन, आवर्त बीजीय पादपों में लैंगिक जनन।
तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में यह बात अपन पहले कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक भाग लेते हैं, युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है ना। युग्मक पहले निर्मित होंगे और निर्मित होने के बाद में उनमें निषेचन होगा, ठीक है ना। नर जनन अंग में नर युग्मक बनेंगे और मादा जनन अंग के अंदर मादा युग्मक बनेंगे। तो पुष्प का नर जनन क्या है, नर जनन अंग क्या है, पुंमंग है, ठीक है। और पुष्प का मादा जनन अंग क्या है, जायंग है, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन की स्टडी के लिए पुंमंग और जायंग, इन दोनों के अंदर देखो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे युग्मक बनते हैं, ठीक है ना। नर युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन पुंकेसर की बात करेंगे। देखिए पुंकेसर में नर युग्मक कैसे बनते हैं, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। तो एक पुंकेसर की संरचना की बात की अपन ने कि एक पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और प्राकोष। पुतंतु, योजी और प्राकोष। अब एक पुंकेसर का जो प्राकोष है, प्राकोष एंथा, यहां मेन बात आती है, प्राकोष, प्राकोष की संरचना का अध्ययन करेंगे, इसमें बनेंगे नर युग्म, नर युग्मकोद्भिद प्राकोष के अंदर निर्मित होता है, उसमें पुंकेसर के प्राकोष में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो एक प्राकोष की संरचना की बात करें तो एक प्राकोष में 2 पालियां होती हैं, ठीक है ना। एक प्राकोष में 2 पालियां होती हैं, एक प्राकोष 2 पालियों में डिवाइड होता है, ठीक है ना। एक प्राकोष 2 पालियों में डिवाइड होता है। ये एक पाली है, एक पाली है, ठीक है ना। और कुछ प्लांट्स में ये एक पाली भी होता है, एक पालित भी होता है। अधिकांश प्लांट्स के अंदर परागकोश द्विपालित होता है, मतलब 2 पालियों का बना होता है। और प्रत्येक पाली में 2 वेश्म होते हैं, यानी 2 चेंबर होते हैं प्रत्येक पाली में, प्रत्येक पाली के अंदर 2 चेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो एक परागकोश के अंदर टोटली 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। एक परागकोश के अंदर टोटली 4 वेश्म होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चेंबर, प्रत्येक वेश्म को लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना। परागकोश के अंदर पाई जाती है लघु बीजाणु धानी, ठीक है। यानी एक परागकोश 2 पाली में, प्रत्येक पाली 2 वेशम में। अब एक पाली 2 वेशम में डिवाइड है, तो 2 पाली कितने वेशम में होगी, 4 वेशम में, मतलब 4 चेंबर में, ठीक है। तो ये 4 चेंबर जो होते हैं परागकोश में, इनको कहते हैं लघु बीजाणु दानी, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना, लघु बीजाणु दानी। परागकोश के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में, परागकोश के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में इसमें जो बाह्य स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, वे सामूहिक तौर पर, वे कोशिकाएं सामूहिक तौर पर प्रारंभिक रूप में अविभेदित होती हैं, बाद में विभेदित होकर के परागकोश की कोशिकाएं विभेदित होकर के, बाह्य स्तर की कोशिकाएं विभेदित होकर के प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं। परागकोश के परिवर्तन के दौरान, परागकोश के परिवर्तन के दौरान प्रपशु कोशिकाएं विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। परागकोश के परिवर्तन के दौरान प्रपशु कोशिकाएं विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। नंबर 1 है प्राथमिक भीतीय कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका,
ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन? प्रपशु कोशिकाएं। और प्रपशु कोशिकाएं क्या है? परागकोश के परिवर्तन के दौरान प्रारंभिक अवस्था में जो कोशिकाएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्था में कोशिकाएं अविभजित होती है, फिर जैसे जैसे ये परिवर्तित होती है ना, विभेदित होकर के, ठीक है, वो कोशिकाएं बाह्य चरम की, ठीक है, बाह्य स्तर की कोशिकाएं, परागकोश के बाह्य स्तर की कोशिकाएं शुरू में अविभजित होती हैं, बाद में परिवर्तन के दौरान विभेदित होकर के और प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये प्रपशु कोशिकाएं विभाजित होकर, ठीक है, परिणत विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये प्राथमिक भित्तिजन कोशिका है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं परागकोश भित्ति का निर्माण करती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर परागकोश भित्ति का निर्माण करती हैं। परागकोश भित्ति, ठीक है, परागकोश भित्ति का निर्माण करती हैं। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के और लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? समझिए बात कि परागकोश के परिवर्तन के दौरान प्रारंभिक अवस्था में प्रपशु कोशिकाएं दो कोशिकाएं बनाएंगी विभाजित होकर, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका परागकोश भित्ति का निर्माण करेंगे, ठीक है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ये परागकोश जो भित्ति है ना, परागकोश भित्ति ये लघु बीजाणु धानी की भित्ति का निर्माण करती है। परागकोश भित्ति की कोशिकाएं लघु बीजाणु धानी की भित्ति का निर्माण करती हैं। और लघु बीजाणु धानी की भित्ति में 4 स्तर होते हैं। लघु बीजाणु धानी की भित्ति में कोशिकाओं के बने हुए 4 स्तर होते हैं। अब उन 4 स्तरों के बारे में पढ़ेंगे अपना। देखो, लघु बीजाणु धानी भित्ति, देखिए लघु बीजाणु धानी भित्ति में कोशिकाओं के बने हुए 4 स्तर होते हैं। कोशिकाओं के बने हुए 4 स्तर। देखिए एक लघु बीजाणु धानी जो है इस प्रकार से, ठीक है, चार स्तर। ये देखिए लघु बीजाणु धानी भित्ति का जो सबसे बाह्य स्तर होता है, लघु बीजाणु धानी का, लघु बीजाणु धानी में भित्ति का जो सबसे बाह्य स्तर होता है उसको देखिए, लघु बीजाणु धानी भित्ति का सबसे बाह्य स्तर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2
एंडोथीसियम, नंबर 3 मिडल लेयर या मध्य परत, और नंबर 4 टेपिटम या पोषूतक। ठीक है, टेपिटम या पोषूतक। लघु बीजाणु धानी की बेटे में 4 स्तर होते हैं। सबसे बाह्य स्तर एपिडर्मिस, और उसके अंदर की तरफ एंडोथीसियम, और उसके अंदर की तरफ मिडल लेयर या मध्य परत, और उसके अंदर की तरफ टेपिटम या पोषूतक। टोटल 4 स्तर होते हैं इसमें। ठीक है ना, बाह्य स्तर एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, और इसके अंदर की तरफ एंडोथीसियम, एक कोशिकाओं की लेयर, मतलब एक परत, ये एक स्तरीय कोशिकाओं, एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। ठीक है ना, एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। ठीक है, और एंडोथीसियम भी एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। एंडोथीसियम भी एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है, और मध्य परत है ना, मध्य परत, ये त्रिस्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। त्रिस्तरीय मध्य परत त्रिस्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। ठीक है ना, कोशिकाओं के 3 स्तर होते हैं इसमें, ऐसे 3 स्तर इस प्रकार से। तीन स्तर होते हैं इसमें मध्य परत में। ठीक है, और सबसे आंतरिक परत जो है वो होती है टेपिटम या पोषूतक। टेपिटम या पोषूतक, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये टेपिटम। ये महत्वपूर्ण बात है। टेपिटम के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टेपिटम के कार्य क्या है, टेपिटम कौन सी परत है। टेपिटम के अंदर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, अमीबीय कोशिकाएं और स्रावी प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है ना, और इनमें लघु बीजाणु धानी में सबसे इंपॉर्टेंट काम टेपिटम ही करता है। अलग अलग काम है इनके। देखिए, एपिडर्मिस क्या करती है, लघु बीजाणु धानी के स्फुटन में सहयोग करती है, स्फुटन का काम, और लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा करने का काम। एपिडर्मिस लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा करती है और स्फुटन भी करती है। एंडोथीसियम स्फुटन में सहयोग करती है, मध्य परत स्फुटन में सहयोग करती है। ठीक है, एंडोथीसियम की कोशिकाओं में सेलुलोज के रेशे पाए जाते हैं। ठीक है ना, जबकि टेपिटम के कुछ विशेष प्रकार के काम होते हैं। टेपिटम के कुछ विशेष प्रकार के काम होते हैं। टेपिटम के जो काम होते हैं उनमें सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि इसमें बनने वाले जो लघु बीजाणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है टेपिटम। टेपिटम उनको पोषण प्रदान करता है। किनको, लघु बीजाणु धानी में बनने वाले लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। दूसरी बात, टेपिटम के द्वारा यूबीस कणों का स्रावन होता है, यूबीस्काय का स्रावन होता है। यूबीस्काय, प्रोयूबीस्काय बनती है पहले। टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा पहले प्रोयूबीस्काय स्रावित होती है, और प्रोयूबीस्काय फिर परिवर्तित हो जाती है यूबीस्काय के अंदर, यूबीस बॉडी, यूबीस्काय या यूबीस बॉडी। ठीक है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम, ये 4। तो टेपिटम की कोशिकाएं प्रोयूबीस्काय का स्रावन करती हैं, प्रोयूबीस्काय परिवर्तित हो जाती हैं यूबीस्काय के अंदर। ठीक है, यूबीस्काय में स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है। यूबीस्काय में कार्बनिक पदार्थ का जमाव होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, स्पोरोपोलिनिन पराग कणों के या लघु बीजाणुओं के बाह्य चोल का निर्माण करता है।
परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण, स्पोरोपोलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण कौन करता है। ये क्वेश्चन, ये जो यहां से ना कई बार बोर्ड में आ जाता है कि परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलिन करता है। स्पोरोपोलिन किसका निर्माण करता है? परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है। याद रखने लायक चीज है, ठीक है ना। फिर तीसरी, टेपिटम का तीसरा काम यह है कि टेपिटम परागकणों के चारों तरफ पोलेन किट का निर्माण करता है। पोलेन किट एक आवरण होता है, पोलेन किट आवरण, ठीक है। टेपिटम परागकणों के चारों तरफ पोलेन किट आवरण का निर्माण करता है। पोलेन किट आवरण का निर्माण करता है। पोलेन किट आवरण क्या करता है? पोलेन किट आवरण जो कीटों से परागित होने वाले परागकण होते हैं ना, उन परागकणों को कीटों की पीठ पर चिपकाने का काम करता है। कौन? पोलेन किट। और दूसरा कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, उन किरणों से बचाने का काम, परागकणों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का कार्य पोलेन किट करता है। और इस पोलेन किट का निर्माण टेपिटम करता है, ठीक है ना। ये टेपिटम के मुख्य मुख्य काम। पहला काम परागकणों को पोषण प्रदान करना, दूसरा प्रोयूबीज काय को स्रावित करना, जो यूबीज काय में परिवर्तित हो जाएगी और इसमें स्पोरोपोलिन पदार्थ का जमा होता है जो परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करेगा, ठीक है। और तीसरा पोलेन किट आवरण का निर्माण करना। पोलेन किट आवरण क्या करेगा? अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करेगा। किसकी? परागकणों की, ठीक है ना। जो कीटों से परागित होते हैं ना, उन परागकणों की अल्ट्रावायलेट किरण जो रेज है उनसे सुरक्षा करेगा, ठीक है। ये थे टेपिटम के मुख्य मुख्य कार्य, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।